देखिए अभी तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन का स्टडी किया। आज हम डिस्कस करेंगे किसी भी ट्रायंगल का मीडियन क्या है, अल्टीट्यूड क्या है और अल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है या मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, इसका हम डिस्कस करेंगे। यानी अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल और सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल का डिस्कस करेंगे। सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल क्या है, इसको पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एबीसी एक ट्रायंगल एबीसी है, इसका सेंट्रॉइड क्या है ये चीज आपको समझना है, ठीक है ना। इसके पहले भी हम इसके बारे में थोड़ा सा बताए हैं, लेकिन सेंट्रॉइड क्या है इसको आज आप जानेंगे। देखिए सबसे पहले हम मीडियन जाने, मीडियन क्या चीज है। किसी भी ट्रायंगल का हम एक साइड लें और इसका मिड पॉइंट लें, यहाँ मिड पॉइंट लेंगे, डी जो है मिड पॉइंट ऑफ बीसी। जैसे डी बीसी का मिड पॉइंट होगा उसी तरह हम एडी को क्या कहेंगे, मीडियन। एडी को हम कहेंगे मीडियन, मीडियन मीडियन कहेंगे। इस तरीके से अगर आपको ये कहा जाए कि एक ट्रायंगल में कितना मीडियन ड्रा हो सकता है, तो आप कह सकते हैं कि एक ट्रायंगल में 3 साइड होती है, यहाँ एक मिड पॉइंट लेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये भी मीडियन है। इसका मतलब ए भी आपका मीडियन है, ए भी मीडियन है और ए भी लाइन मीडियन है, ए भी लाइन मीडियन है। ये दोनों लाइन मीडियन है और बहुत सिंपल है कि ट्रायंगल में ये दो मीडियन हमने ड्रा किया, और चूंकि ट्रायंगल में नाम ही ट्रायंगल है जिसका मतलब होता है ट्राई माने 3, जिसकी हर चीज 3 होती है, साइड भी 3 होता है, वर्टिसेस भी 3 होते हैं, एंगल भी 3 होते हैं, इंटीरियर एंगल भी 3 होते हैं, एक्सटीरियर एंगल भी 3 होते हैं। इसी तरह एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और समझ लीजिए, ये जब दो मीडियन को आपने ड्रा किया, इसका एक इंटरसेक्शन पॉइंट आया, ये इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या अगर हम तीसरा जो मीडियन ड्रा करेंगे क्या इसी इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होगा? आपको सवाल मैं कर रहा हूं, क्या तीसरा यानी इज द थर्ड मीडियन पासिंग थ्रू द टू गिवन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द टू मीडियन? क्या जो तीसरा मीडियन ड्रा होगा क्या इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होगा? जवाब होगा यस, 3 मीडियन भी इसी पॉइंट से पास होगा। इसीलिए क्योंकि ट्रायंगल का जो तीनों मीडियंस होता है वो कंक्योरेंट होता है, और कंक्योरेंट जो होता है उस लाइन को कंक्योरेंट कहते हैं जो केवल तीन लाइन एक ही गिवन पॉइंट से पास हो। व्हेन 3 लाइन passing through a single point या a given point, then those lines are called concurrent lines। concurrent जो 3 लाइन को 2 लाइन से नहीं concurrent होता है, याद रखिएगा 3। when 3 are more than 3 line passing through a given point, then those lines are called concurrent lines। तो ये आपको याद होना चाहिए, तीनों मीडियन जो होता है वो एक ही पॉइंट से पास होता है, ठीक है ना। तो तीसरा मीडियन भी इसी से। अगर आपको इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना हो तो आपको तीनों मीडियन की ड्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप 2 मीडियन ड्रा कर दो, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही आपका सेंट्रॉइड हो जाएगा। 2 ही मीडियन की ड्रा करने से आप पा जाएंगे, तीसरी की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट है इसलिए मैं ड्रा करूंगा कि तीसरा भी इसी से पास होगा और ये आपका एफ मिड पॉइंट होगा, यानी ये मीडियन होगा। आप कह सकते हैं कि ये मीडियन है, तो अब आप इस बात को कह सकते हैं कि मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल
ट्रायंगल, मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर कंक्यूरेंट, ये बात ध्यान रखना। जो ट्रायंगल्स का मीडियंस होता है वो कंक्यूरेंट होता है। क्या होता है? कंक्यूरेंट, यानी तीनों एक ही पॉइंट से, दो पे नहीं कंक्यूरेंट होता, तीन पे होता है, याद रखिएगा इसका। ये बात क्लियर हो? अच्छा, इसके दो कॉन्सेप्ट और, ये मीडियन, इस मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड कहते हैं। यानी द इंटरसेक्शन पॉइंट, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस, ऑफ मीडियंस, मीडियंस का, मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल, ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड, जिसको हम क्या कहेंगे? सेंट्रॉइड कहेंगे, जिसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, यानी ये कैपिटल जी। इसके बारे में हमने एक कॉन्सेप्ट और बताया कि सेंट्रॉइड जो होता है वो किसी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, यानी 2:1, यानी ये ट्वाइस होता है। इसका मतलब तीसरा पॉइंट है कि जी डिवाइड्स ए मीडियन, जी एक मीडियन को डिवाइड्स करता है इनटू 2:1। इसका मतलब AG रेशियो GG बराबर 2:1 और BG रेशियो GE बराबर 2:1, CG रेशियो GF बराबर 2:1, ये डिवाइड करता है। एक पॉइंट और बता दूं कि सेंट्रॉइड जो होता है वो किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड ड्रा करोगे तो वो ट्रायंगल के इनसाइड ही होगा, ट्रायंगल के आउटसाइड कभी नहीं हो सकता। कुछ चीजें हैं भी मैं आगे बताऊंगा, कुछ पॉइंट के बारे में आप जानेंगे कि ट्रायंगल के अलग अलग ट्रायंगल जो होते हैं उसी वजह से उसकी पोजीशन बदल जाती है, लेकिन सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल ऑलवेज इनसाइड द ट्रायंगल। जो ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होता है वो ट्रायंगल के इनसाइड होता है, आउटसाइड नहीं। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे, ये चौथे वाले पॉइंट को भी, कि सेंट्रॉइड यानी सेंट्रॉइड मींस ब्रैकेट में इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। आप जानते हैं कि सेंट्रॉइड को फिजिक्स में भी आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो ट्रायंगुलर लेमिना जो टाइप्स के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसका सेंट्रॉइड कहाँ होता है, तो आपके पास सेंट्रॉइड ही उसका जो है क्या कहते हैं, सेंटर है। तो सेंट्रॉइड जो होता है वो इज ऑलवेज, सेंट्रॉइड लाइज inside the triangle, inside the triangle, सेंट्रॉइड जो है वो ट्रायंगल के इनसाइड होता है। ये सेंट्रॉइड लाइज ऑलवेज, यहाँ पे ऑलवेज इनसाइड द ट्रायंगल, है ना। किसी भी ट्रायंगल के लिए हमेशा जो है सेंट्रॉइड होता है वो ट्रायंगल के अंदर ही होता है। बात क्लियर हो? ये सेंट्रॉइड के बारे में मैंने आपको बताया। अब एक पॉइंट और बता दूंगा, देखिए अल्टीट्यूड्स क्या चीज है। देखिए अल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल क्या चीज होता है? अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल क्या चीज? बहुत आसान। अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल जो होता है, जैसे मान लिया जाए कि कोई ट्रायंगल है ABC, कोई ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के वर्टेक्स पे, इस वर्टेक्स से इस BC पे परपेंडिकुलर ड्रा करो, इससे एकदम बिल्कुल 90 डिग्री AD परपेंडिकुलर BC। वर्टेक्स से, ट्रायंगल के वर्टेक्स से अपोजिट साइड के पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, तो AD इज कॉल्ड अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे लिखेंगे इफ AD perpendicular BC, if AD perpendicular BC, then AD is called, क्या हो जाएगा? AD is called altitude, AD is called altitude। इस तरीके से आप जानते हैं ट्रायंगल में कितने अल्टीट्यूड्स हो सकते हैं? ट्रायंगल में 3। यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे
ये भी एल्टीट्यूड हो गया, और तीनों एक पॉइंट से पास होगा, इसमें भी क्लियर 90 पर आएगा। ये ट्रायंगल के अंदर तीनों एल्टीट्यूड्स जो होंगे वो भी एक पॉइंट से पास होंगे, तो आप ये कह सकते हैं कि एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कंक्यूरेंट। जो ट्रायंगल का एल्टीट्यूड्स होता है वो कंक्यूरेंट होता है, वो भी एक ही पॉइंट से पास होता है। तो आप कह सकते हैं इस बात को कि एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल्स triangle are concurrent। ये concurrent होता है, पहला क्या होता है, concurrent होता है। ये पहला पॉइंट है कि एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल एक ही पॉइंट से पास हो रहा है, इसको हम आर्थोसेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्थोसेंटर बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब आप इसका दूसरा पॉइंट आप देखेंगे, द इंटरसेक्शन पॉइंट of altitudes of a triangle is called आर्थोसेंटर। इसको हम आर्थोसेंटर कहते हैं। The intersection point of altitudes of a triangle is called आर्थोसेंटर। इसको हम आर्थोसेंटर से या O से रिप्रेजेंट कर दें, लेकिन इसका कोई वो नहीं है कि आप इसे जनरली तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं। आर्थोसेंटर बस ये है। देखिए अब इसमें एक चीज आपको हम बता दें, आप जानते हैं कि एंगल के बेस पे ट्रायंगल 3 टाइप्स का होता है। एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एंगल के बेस पे 3 टाइप का होता है। मैं यहां बना दे रहा हूं, ये ऐसे, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। एक दूसरा ट्रायंगल बनाता हूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नाम बदल दिया जाए, PQR कर दिया जाए। एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 होता है, और एक ट्रायंगल होता है जो क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है, MNT नाम इसका है। ये ऑब्ट्यूस एंगल है। एक एंगल अगर ऑब्ट्यूस है तो ये ट्रायंगल ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। वन एंगल 90 डिग्री है तो ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। 3 एंगल्स एक्यूट हैं तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ये तीनों का नाम आप सेम से समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये एक्यूट, ये राइट, ये ऑब्ट्यूस। अब ध्यान दीजिएगा, इसका आर्थोसेंटर कहाँ होता है, मान लीजिए O से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका आर्थोसेंटर अंदर होता है, ट्रायंगल के अंदर। इसका आर्थोसेंटर यहाँ राइट एंगल पर, कहाँ पे है, आर्थोसेंटर एकदम राइट एंगल पे। आर्थोसेंटर राइट एंगल का जो वर्टेक्स है वही आर्थोसेंटर होता है राइट एंगल ट्रायंगल। और जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है उसका जो आर्थोसेंटर होता है वो ट्रायंगल की इनसाइड होता है, ठीक है ना। जिसको आईआईटी वगैरह करना हो, मैथ के एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, यही सब क्वेश्चन उठा करके कोऑर्डिनेट से पूछता है, ठीक है ना। ये आर्थोसेंटर होता है। और जो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है इसका आर्थोसेंटर ये बाहर होता है, बाहर आर्थोसेंटर, आउटसाइड। आर्थोसेंटर ये बाहर, ये आपका आर्थोसेंटर है, ये आउटसाइड है। ये क्या है, आउटसाइड है। और ये आर्थोसेंटर क्या है, एट वर्टेक्स। कहां पे है, एट राइट एंगल, मतलब एट वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल। ये राइट एंगल का जो वर्टेक्स है उस पे इसका आर्थोसेंटर होता है। और इसका होता है आर्थोसेंटर, वो ट्रायंगल के क्या होता है, इनसाइड होता है। इनसाइड, ट्रायंगल के इनसाइड होता है। मुझको लगता है बहुत कांसेप्ट क्लियर हो गया। एक ट्रायंगल है ABC, हम क्या बनाते हैं इस ट्रायंगल को, एक ट्रायंगल ABC, जिसका कोऑर्डिनेट है 1, -5, B है 2, 2,
सी है -2, 4। ये है सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, ये ट्रायंगल दिया है और इक्वेशन फाइंड करना है। सबसे फर्स्ट इक्वेशन आपको फाइंड क्या करना है कि मीडियन ऑफ द ट्रायंगल थ्रू ए, यानी ये मीडियन, तो जाहिर सी बात है अगर एडी मीडियन है, अभी हमने आपको बताया कि अगर एडी मीडियन है तो डीबीसी का मिड पॉइंट होगा, तभी एडी मीडियन है। ये कंफर्म है जब एडी मीडियन है तो डीबीसी का मिड पॉइंट है। तो अगर इसका मतलब हम पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी फाइंड कर लें। कोऑर्डिनेट्स, पहला क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी बराबर क्या होगा, ये मिड पॉइंट है 2 + 2 यानी अपान 2 और 2 + 4 अपान 2, ये आपका आ जाएगा 0 और ये आपका 3 यानी 0, 3 आपका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स, ये मिड पॉइंट्स है। अब इक्वेशन ये आपका मीडियन है, यहाँ पे मीडियन, मीडियन, ठीक है ना, ये डी पोजीशन मिड पॉइंट, यहाँ पे मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट एडी आपका मीडियन है, ठीक है ना। अब आप बताइए, जब आपका ये मिड पॉइंट हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये, 2 पॉइंट हो गए, तो इक्वेशन ऑफ मीडियन बराबर क्या होगा, 2 पॉइंट वाला y - y1 इक्वल y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1। इक्वेशन ऑफ मीडियन पहला आपका ये हो गया इक्वेशन ऑफ मीडियन। इक्वेशन ऑफ मीडियन में, इक्वेशन ऑफ मीडियन यानी एडी, इसका फार्मूला हो जाएगा y - y1 इक्वल y2 - y1 अपॉन x2 - x1 और x - x1, ठीक है ना। x1 y1 a है, इसको x1 y1, जो दूसरा x2 y2, तो इसका मतलब x1 y1 x2 y2, तो y1 कम है, y1 -5, तो -5 इक्वल y2 कितना है, y2 आपका 3 है, 3 y1 -5 ब्रैकेट में यूज करेंगे, x2 आपका 0 है, 0 x1 1 है और x1 1 है। अब ये आपका आ जाएगा y + 5 इक्वल, यहाँ पे भी 8 आ जाएगा, 3 + 5 8 -1 और x - 1। अब एक तरह का ये -8 हो जाएगा और -8 का इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा y + 5 इक्वल 8 -8x + 8, ठीक है ना। अब आप ट्रांसफर कर देंगे 8x + y और +5 -8 यानी कितना हो जाएगा -3। ये आपका ट्रांसफर कर देंगे, ये आपका इक्वेशन ऑफ मीडियन है, इक्वेशन ऑफ मीडियन ये फाइंड, पहला आंसर इसका फाइंड। दूसरा देखिए, दूसरा क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, द अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल थ्रू बी। अब थ्रू बी के तहत ये अल्टीट्यूड निकालना, ट्रायंगल के लिए ये अल्टीट्यूड निकालना, यहाँ पे ये अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड, अब इसको निकालना है थ्रू बी। मान लीजिए इसका नाम ई रखते हैं, बीई, ये अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड में आप जानते हैं केवल बीई और एसी के नॉर्मल है यानी परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ई की पोजीशन नहीं रिप्रेजेंट होती कि ई मिड में है या इधर, ऐसा नहीं, ई क्लियर नहीं होता है ना, खाली नॉर्मल बीई एई के एसी के नॉर्मल है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब हमें अल्टीट्यूड का इक्वेशन निकालना है तो एक काम करते हैं कि ये बीई किसके नॉर्मल है, सिंस ये अल्टीट्यूड है, बीई इज ए अल्टीट्यूड, थोड़ा सा अल्टीट्यूड, ये बीई क्या है, एक अल्टीट्यूड, इसका मतलब देयरफॉर बीई जो होगा वो एसी के परपेंडिकुलर है। और आप जानते हैं कि जब बीई एसी के परपेंडिकुलर है तो हम स्लोप ऑफ एसी निकाल सकते हैं, और जैसे ही स्लोप ऑफ एसी निकल जाएगा उसी तरीके से इसके नॉर्मल बीई का स्लोप निकल जाएगा, क्योंकि दो लाइन जब परपेंडिकुलर होता है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो अब आप पहले स्लोप ऑफ एसी निकालें, स्लोप ऑफ एसी, इसको हम m1 लिखते हैं,
बराबर क्या फार्मूला दिया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फार्मूला होता है y2 माइनस y1, ये AC है x1 y1 x2 y2, यानी 4 माइनस 5 और x2 आपका है -2, x1 आपका है 1, यानी ये आपका हो जाएगा 9 और ये आ जाएगा -3, यानी आपका -3 आ गया m1 का स्लोप। और जैसे ही स्लोप AC का आ गया वैसे आप क्या फाइंड कर लेंगे, स्लोप ऑफ BE का मतलब m2, ये जितनी नॉर्मल है। तो आप जानते हैं कि m2 निकालने के लिए आप उसमें m1 मल्टीप्लाई m2 बराबर -1, आपको m2 निकालना है तो m2 इक्वल -1 अपॉन m1। अब बताइए m1 की वैल्यू कितनी आई, -3, तो आपका ये आ जाएगा -1 अपॉन 3, m1 अपॉन 3 आ जाएगा, ठीक है ना। वैसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि -3 का मतलब जब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 1 आना चाहिए, तो जाहिर सी बात 3 का रेसिप्रोकल 1/3 है, और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हैं, अगर आपको क्लियर है कि जैसे किसी का स्लोप 3 है तो इसका रेसिप्रोकल 1/3, अगर साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस। इस तरीके से भी अगर मान लीजिए किसी भी लाइन का स्लोप मान लीजिए 5 तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, कहिए -1/5, रेसिप्रोकल का माइनस कर, यानी इसका रेसिप्रोकल करना है और साइन का अपोजिट लिखना है। किसी का मतलब जो है स्लोप -2 तो माइनस का 2 का रेसिप्रोकल 1, माइनस का अपोजिट साइन प्लस 1/2, डायरेक्ट स्लोप आप निकाल सकते हैं, m1 * m2 बराबर -1 बराबर। तो ये आपका स्लोप जो है m2 फाइंड हो गया। अब इक्वेशन ऑफ BE ये जो दूसरा है वो फार्मूला है y माइनस y1 बराबर m2 x माइनस x1। अब आप बताइए BE को देखिए, BE का स्लोप कितना है, BE का स्लोप 1/3, और BE किस पॉइंट से पास हो रहा है, BE 2, 2 से पास हो रहा है, तो ये x1 y1 हो जाएगा, यानी जब किसी लाइन का एक पॉइंट हो तो उसको x1 y1 और उसका स्लोप, तो उसका इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 m x माइनस x1, तो इसका पॉइंट हो गया x1 और y1। अब आपका देखिए यहाँ पे y1 2 और स्लोप आपका 1/3 और x1 आपका हो गया 2। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3y माइनस 6 और ये x माइनस 2 ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये आप यहाँ इधर ले आइए, यहाँ 0 हो जाएगा, x माइनस 3y प्लस 6 माइनस 2, ये आ जाएगा x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल 0। ये आपका आ गया इक्वेशंस ऑफ अल्टीट्यूड्स थ्रू B, इक्वेशंस ऑफ अल्टीट्यूड थ्रू B का ये हमें फाइंड कर लिए। देखिए अभी तो ये थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, द लाइन थ्रू C पैरेलल टू AB, यानी E से लाइन ड्रा करेंगे जो AB के पैरेलल हो, इसके लिए अलग डायग्राम बना देंगे, ट्रायंगल ABC। देखिए ध्यान से, आप जानते हैं कि ये लाइन जो पैरेलल है ये AB के पैरेलल है, तो AB के पैरेलल जब है तो इन दोनों का स्लोप इक्वल होगा। हम स्लोप ऑफ AB निकाल लें तो स्लोप ऑफ जो है ये पैरेलल लाइन, इसका नाम दे दें D और E। अब आप देखिए सबसे पहले हम स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ AB निकालें m1 y2 माइनस y1 x1 y1 x2 y2, यानी y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 5 और ये आपका 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 7/8, यानी 7 हो जाएगा। तो क्योंकि ये पैरेलल है, स्लोप ऑफ ए लाइन DE पैरेलल टू AB के पैरेलल है तो क्या आ जाएगा स्लोप m2 बराबर सेम, m1 m2 बराबर होगा, क्योंकि यहाँ का स्लोप 7 है इसलिए आपका DE का जो स्लोप होगा जो AB के पैरेलल है वो भी 7 ही होगा। और जब आपका स्लोप DE का 7 है और एक पॉइंट से पास हो रहा है तो वही सेम इक्वेशन लग जाएगा y माइनस y1 m x माइनस x। तो अब आप इक्वेशन देखिए, इक्वेशन ऑफ DE बराबर ये आ जाएगा y माइनस y1 और m2 x माइनस x1, किस पॉइंट से पास होगा C से, ये x1 y1 हो जाएगा, यानी y2 4 और इसका स्लोप 7 और x1 माइनस 2, ये आपका आ जाएगा y माइनस 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7y माइनस 28 और ये आ जाएगा
नहीं 7 से मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये अपान में नहीं है ना, y माइनस 4 और ये हो जाएगा +2 यानी 7x प्लस 14। अब ट्रांसफर कर दीजिए 7x माइनस y प्लस 14 प्लस 4 इक्वल 0। अब ये आपका आ जाएगा 7x माइनस y प्लस 18 इक्वल 0। ये आपका लाइन आ गया इक्वेशन ऑफ लाइन उसी पैरेलल टू AB का फाइंड। इसका मतलब कभी भी पैरेलल लाइन का स्लोप निकालना है तो आप जानते हैं पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालना है ट्रायंगल में, तो आप पहले स्लोप निकालेंगे और उसके बाद स्लोप के पैरेलल लाइंस का हम स्लोप इक्वल होता है, एक पॉइंट से पास हो रहा है, इक्वेशन फाइंड इक्वेशन y माइनस y1 and x माइनस x1 का अप्लाई करके साथ में लिखिए आप आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, बहुत आसान। अब इसके बाद का टॉपिक चला चौथा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC एंड AC। तो इसमें जगह नहीं है, आप